नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। आज रामलीला मैदान में उन्होंने हाई प्रोफाइल शपथ के बाद काम शुरू कर दिया है। रेखा गुप्ता इंपीरियल होटल पहुंची शपथ ग्रहण के बाद, जहां तमाम एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। फिर एनडीए बैठक से निकलने के बाद सीएम अपने सभी मंत्रियों के साथ दिल्ली सचिवालय पहुंची और सीएम पद का पदभार संभाला। तो देखिए, हम ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद इंपीरियल होटल पहुंची, जहां पर एनडीए के तमाम घटक दल मौजूद थे। वहां पर सभी नेताओं से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और इसके बाद सचिवालय पहुंची अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। और दिल्ली में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह और वित्त विभाग है। परवेश वर्मा को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा भी उन्हीं के पास रखा गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। रविंद्र इंद्रराज को सामाजिक कल्याण विभाग दिया गया है। कपिल मिश्रा को जल संसाधन और पर्यटन विभाग दिया गया है। इसके अलावा आशीष सूद को राजस्व, पर्यावरण और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट मिला है। पंकज सिंह को कानून और हाउसिंग विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पास होम, फाइनेंस, विजिलेंस, प्लानिंग जैसे डिपार्टमेंट्स रखे हैं। और आज शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जिसमें बड़े फैसले लेने की उम्मीद की जा रही है। वहीं शपथ के बाद दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होगी, एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ यमुना आरती में शामिल होंगी। मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी। आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। 1-1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। देखिए, नई मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से एक्शन में है और किस तरह से वो यमुना आरती में शामिल हो, उससे पहले वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं। जितेंद्र शर्मा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं यमुना, जहां पर आरती होनी है जिस जगह से, वहां से। इस वक्त जितेंद्र, क्या तैयारियां दिख रही हैं? और यमुना, जो चुनाव हुआ दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, उसकी साफ सफाई, ऐसे में वहां पर आरती जब से कहा गया है, जब से शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां चल रही थी, उससे पहले से ही बीजेपी ने जब मैंडेट हासिल किया, तब से वहां आरती का जो तैयारियां हैं, वो जो तस्वीरें वो हमने देखी हैं। लेकिन आज यमुना किस तरह से, यमुना का वो हिस्सा, वो घाट किस तरह से सजा धजा नजर आ रहा है जब नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर पहुंचने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, आपको याद होगा जैसे ही बीजेपी ने दिल्ली के अंदर जीत हासिल की थी और उसके बाद जब शाम को पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे, अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले पीएम मोदी ने यमुना मैया की जय कहा था। तो उसी से अंदाजा लग चुका था कि आखिरकार अब यमुना का स्वरूप और रूप सब कुछ बदलने वाला है और अब होता भी वैसा दिखाई दे रहा है। पहली बार दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री यमुना आरती के अंदर शामिल होगा। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आरती की तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी है। 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, हालांकि 5 बज चुके। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पहुंचेंगी और बाकायदा आरती में यहाँ पर शामिल होंगी यमुना मैया की। और देखिए, आरती का जो पूरा सामान है वो यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और साथ ही ये देखिए ठीक सामने बाकायदा फूलों से यहाँ पर पूरे इस वासुदेव घाट को सजाया गया है, जो कि ठीक इस कश्मीरी गेट बस अड्डे के सामने है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तमाम सिक्योरिटी यहाँ पर लग चुकी है। और दूसरी तरफ मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से तस्वीर आपको दिखाए। ये देखिए, यमुना को साफ करने की कवायद भी ठीक बीजेपी के जीते यहां से शुरू हो चुकी है। और ये देखिए किस तरीके से जो मेगा जेसीबी मशीन है वो इस वक्त आपको यमुना की सफाई के काम में लगी हुई दिखाई देंगी।
देखिए जी। 3 मशीन यहाँ पर लगी हुई है अलग अलग, और तीनों मशीनों से यमुना की सफाई का काम यहाँ पर चल रहा है। और ठीक सामने देखिए 3 यमुना नौका यहाँ के पर जिस लगाई घाट गई पर है जितेंद्र और आप उम्मीद मौजूद है वहां पर तो यमुना काफी आरती साफ के सफाई नजर आ रही है। और जिस एजेंडे को लेकर बीजेपी सरकार में आई है, जिसमें यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रही है, उम्मीद करते हैं कि इस बार इन 5 सालों में यमुना की हालत बेहतर होगी। फिलहाल आरती का इंतजार रहेगा, वो तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स तक हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया जितेंद्र आपका। और दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की अहम बैठक हुई। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजित पवार समेत एनडीए दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जीत पर बधाई दी। इस मीटिंग में घटक दलों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मीटिंग मौजूद सभी नेताओं से कहा कि हम साथ लड़ेंगे और देश के लिए मजबूती से काम करेंगे। सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र दिल्ली जीत पर बधाई दी, दिल्ली जीत पर विशेष बधाई दी, और साथ ही आने वाले 1.5 साल के सभी चुनाव, वो बिहार के हो, बंगाल के हो, आगे आने वाले सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी, ये सब ने मिलकर तय किया। और प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले सभी चुनाव एनडीए के नाते लड़ेंगे। और यूपी सरकार ने आज विधानसभा में 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में क्या है खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। विकास के लिए कार्य किया गया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इसी पंक्ति के साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज नवा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 8 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट दिया। ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक पेंशन, गरीब युवा किसान, धार्मिक पर्यटन और महिलाओं के उत्थान पर है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया। यूपी में मथुरा से वृंदावन तक कॉरिडोर बनेगा। विंध्याचल में परिक्रमा पथ का निर्माण होगा। यूपी सरकार ने 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार ने 92,000 नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा छात्राओं को फ्री स्कूटर देने की घोषणा की गई है। सरकार युवाओं को ब्याज मुक्त लोन भी मुहैया कराएगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए बजट में 6% का प्रावधान है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट को गरीब, किसान, युवाओं को समर्पित किया है। वहीं अखिलेश ने कहा कि ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार 5T पर, जो 5T का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मायावती अगर साथ में चुनाव लड़ती तो बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाती। राहुल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने दलित छात्रों से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने राहुल से कई सवाल पूछे। राहुल ने छात्रों से संवाद में कहा कि अगर मायावती जी साथ में चुनाव लड़ती तो बीजेपी नहीं जीतती। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है। जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती।
इसके अलावा राहुल ने बछरावा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। राहुल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम करती आई है। और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। माणिक राव की मुश्किलें बढ़ गईं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अजित पवार गुट के एनसीपी नेता माणिक राव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक जिला न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है। नासिक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे और भाई को 2 साल की सजा दी है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने एक्शन साल 1995 से जुड़े एक मामले में लिया है। माणिक राव कोकाटे और उनके भाई के खिलाफ साल 1995 में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 30 साल पहले दस्तावेजों से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की थी। पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद अब नासिक जिला न्यायालय ने माणिक राव कोकाटे के खिलाफ फैसला सुनाया है। बता दें कि माणिक राव कोकाटे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं। वो सिन्नर से विधायक हैं। कोकाटे ने राजनीति की दुनिया में काफी यंग एज में ही कदम रखा था। उन्होंने कांग्रेस से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। खास बात यह है कि माणिक राव कोकाटे महाराष्ट्र में सभी बड़ी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है। संभल हिंसा केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वकील विष्णु शंकर जैन को मारने का प्लान था। आरोपी गुलाम ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है। शारिक साटा ने गुलाम के साथ ये प्लान बनाया था। हिंसा भड़काने के लिए विष्णु जैन को मारना था। संभल पुलिस ने हिंसा में शामिल मुख्य आरोपी को शारिक साठा गैंग का करीबी बताया है। पुलिस का यह भी दावा है कि आरोपी हथियारों की तस्करी करता था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। इस बीच हिंसा से जुड़ी जांच कर रही एसआईटी की चार्जशीट तैयार हो चुकी है। 1500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में कई खुलासे किए गए हैं। खबर है कि एसआईटी बहुत जल्द एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेगी। संभल हिंसा में अब तक 75 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से कई लोगों का मोबाइल लोकेशन हिंसाग्रस्त इलाके में मिला था। पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करने जा रही है। संभल हिंसा मामले में जांच के दौरान पाकिस्तान कनेक्शन का भी दावा किया गया है। शक है कि दंगे में शामिल कई फरार आरोपी पाकिस्तान की जेल में बंद आरोपी मोहम्मद उस्मान के संपर्क में थे, क्योंकि मोहम्मद उस्मान संभल के दीप सराय का रहने वाला है। जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि उस्मान AQIS चीफ मौलाना आसिम उमर के संपर्क में था। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अजमेर का विजयनगर ब्लैकमेलिंग मामले में नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी के कैफे पर बुलडोजर चला दिया है। रोड पर बना अवैध कैफे तोड़ा गया है। पीड़ित बच्चियों को कैफे ले जाता था आरोपी, ये जानकारी मिली है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप भी है। प्रशासन ने चिल आउट कैफे ध्वस्त किया है। राजस्थान के विजयनगर में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को शहर भर में घुमाया गया। इस दौरान सड़क पर पुलिस का भारी बंदोबस्त भी नजर आया। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया है। इस केस में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 7 आरोपियों को 17 फरवरी को ही पकड़ा था, जिनके कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पिटाई भी कर दी थी। पुलिस ने इस केस में मुख्य आरोपी करीम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है, जो इंस्टाग्राम के जरिए मासूम बच्चियों से दोस्ती करता था। मुलजिम जिसके इंस्टाग्राम से शुरुआत हुई है दोस्ती से बच्चों से, उसको भी आज लेके आ गए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र ही इनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में चालान पेश करेंगे और इनको केस ऑफिसर स्कीम लगी इनको सजा देंगे। पुलिस ने विजयनगर के एक कैफे की भी जांच की है, जहां से लड़कियों से संपर्क किया जाता था। कैफे की शिनाख्त पीड़ित लड़कियों से भी कराई गई है। विजयनगर में स्कूल जाने वाली बच्चियों को आरोपी पहले फोन देता था, फिर उसके जरिए दूसरी लड़कियों से दोस्ती करता था। खुलासा हुआ है कि सभी आरोपियों ने लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। और राजस्थान के बीकानेर में हैरान कर देने वाला हादसा हो गया। नेशनल प्लेयर यष्टिका आचार्य की जिम में वेट लिफ्टिंग अभ्यास के दौरान मौत हो गई। 1 2 3 अप। ट्रेनर यष्टिका को वेट लिफ्ट करवा रहा था। उसने पहले 1 2 3 बोला। उसके बाद जैसे ही महिला खिलाड़ी ने वेट उठाया, पूरा वेट उसकी गर्दन पर आ गया।
यष्टिका इसे संभाल ही नहीं पाई, जिससे वो नीचे गिर पड़ी। इस दौरान कोच ने उसे पीसीआर भी दी, लेकिन हलचल नहीं हुई, जिसके बाद यष्टिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये भी जानकारी सामने आई है कि जिस जिम में यह हादसा हुआ वो कुछ दिन पहले ही खुला था। यष्टिका 270 किलो वजन उठाकर वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। माना जा रहा है कि वजन ज्यादा होने से वो संतुलन नहीं बना पाई और हादसे का शिकार हो गई। महिला पावर लिफ्टर की मौत से न सिर्फ बीकानेर में बल्कि पूरे खेल जगत में शोक की लहर है। बीकानेर की आचार्य चौक निवासी यष्टिका आचार्य ने कुछ दिनों पहले ही गोवा में आयोजित चैंपियनशिप में परचम लहराया था। यहाँ 33वीं नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप की इक्विप्ड कैटेगरी में उसने गोल्ड मेडल और क्लासिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल भी जीता था। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां एक शादी के दौरान ऐसा वाकया हुआ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन के लिए पहुंचे तो अचानक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घटना भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र की। भोपाल के निवासी आशीष रजक की शादी गन बासौदा की रोशनी सोलंकी के साथ तय हुई थी। आशीष बारात लेकर गन बासौदा पहुंचे थे, जहां दोनों की शादी संपन्न हुई। इसके बाद भोपाल में रिसेप्शन रखा गया। रिसेप्शन से पहले दूल्हा और दुल्हन ब्यूटी पार्लर गए। वहां से तैयार होकर दोनों सीधे शादी के हॉल में पहुंचे। जैसे ही कार रुकी, दूल्हा आशीष एक तरफ से उतरा। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार वहां आकर रुकी। उसमें सवार एक युवक ने दूल्हे की बहन को धक्का देकर हटाया और दुल्हन रोशनी को जबरदस्ती कार में बिठाकर भाग निकला। पहले तो यह घटना अपहरण की लग रही थी, लेकिन बाद में साफ हुआ कि दुल्हन अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड अंकित के साथ फरार हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि रोशनी और अंकित पिछले 5 सालों से एक दूसरे को प्यार करते थे। इस रिश्ते की खबर लड़की के परिजनों को पहले से थी और इसे लेकर परिवार में विवाद भी हो चुका था। बावजूद इसके परिजनों ने रोशनी की शादी भोपाल निवासी आशीष से तय कर दी। अब पीड़ित आशीष ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी की दुल्हन करीब 10 लाख के जेवर समेत अपने प्रेमी के साथ फरार हुई। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब समापन की ओर है। व्यापारिक संस्था फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने महाकुंभ में 3 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान जताया है। तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित महाकुंभ 2025 ने इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक अब तक 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी तक लगभग 60 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे, जिससे लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है। केत के मुताबिक व्यापार के अनेक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है। इनमें प्रमुख रूप से अतिथि सत्कार एवं आवास, खाद्य एवं पेय पदार्थ, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, धार्मिक वस्त्र, पूजा सामग्री एवं हस्तशिल्प सहित अन्य वस्तुएं, कपड़ा परिधान एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुएं, स्वास्थ्य सेवाएं एवं वेलनेस सेक्टर, बुनियादी ढांचा विकास एवं नागरिक सेवाएं, टेलीकॉम, मोबाइल, मीडिया, विज्ञापन एवं मनोरंजन शामिल है। इससे बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिला है। प्रयागराज के अलावा 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य शहरों और गांवों में भी महाकुंभ के कारण व्यापक व्यापारिक लाभ हुआ है।